एवरीवन, वेलकम टू एडेंकल। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं रिवीजन समरी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट पार्ट 3। पार्ट 1 और 2 हमने देख लिया था। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपना ब्रीफ इंट्रो देता हूं। मेरा नाम यादराम धानका है। आई डिड माय मास्टर्स इन केमिस्ट्री फ्रॉम आईआईटी बेंगलोर एंड आई एम योर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट फॉर आईआईटी एंड केमिस्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट में हम पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में मैंने आपको 3 थ्योरीज बताई थी। पहली थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी, दूसरी थी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सीएफटी और तीसरी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमने पार्ट 1 में कंप्लीट कर ली थी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हमने पार्ट 2 में कंप्लीट कर ली थी। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर आईआईटी एग्जाम्स में, तो आज हम डिस्कस करेंगे। तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो आज हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। डिफिकल्टी लेवल क्या होता है? इजी टू मॉडरेट। ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन से 2016 में और 17 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन 1 और 2 हो सकते हैं। एक्सपेक्टेड मार्क्स 2 to 3 और डिफिकल्टी लेवल ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होते, इजी टू मॉडरेट होता है। ठीक है। तो आईआईटी जेईई 2020 क्वेश्चन एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया? द डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व्ड इन द हाइब्रिडाइजेशन टू फॉर्म स्क्वायर प्लेनर एंड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्रीज आर रिस्पेक्टिवली। तो हमें 2 ज्योमेट्रीज दी हुई है। पहले है स्क्वायर प्लेनर और सेकंड है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? सिंस देयर आर 5 लिगेंड्स सो इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज 5। और स्क्वायर प्लेनर में क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। तो जब हम वीबीटी पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर प्लेन में जो जनरल हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है DsP2। तो क्वेश्चन ये है कि इस हाइब्रिडाइजेशन में जो डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है इसकी ज्योमेट्री क्या है? ये कौन सी टाइप का डी ऑर्बिटल है? तो देखो ये जो लिगेंड्स है ये अलोंग द एक्सिस अप्रोच करते हैं स्क्वायर प्लेनर में। तो अलोंग द एक्सिस XY एक्सिस पे कौन से डी ऑर्बिटल्स होते हैं? dx² - y²। तो देखो dx² - y² कौन सा ऑर्बिटल है? कौन सा ऑप्शन है? C और D। ठीक है। अब देखिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में ये जो 2 लिगेंड्स हैं ये अलोंग द z एक्सिस अप्रोच करते हैं, यानी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से। तो अलोंग द z एक्सिस कौन सा ऑर्बिटल होता है? डी ऑर्बिटल होता है dz²। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? C। स्क्वायर प्लेनर में होता है dx² - y² और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में कौन सा होता है? dz² ऑर्बिटल होता है। ठीक है। आईआईटी जेईई 2019 में क्या क्वेश्चन आया? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ लैम्डा मैक्स ऑफ हैलाइड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर बैंड ऑफ। तो हमें 3 कॉम्प्लेक्स गिवन है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ पूछा है। ठीक है। तो वेवलेंथ लैम्डा मैक्स, वेवलेंथ लैम्डा मैक्स कुछ नहीं है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ही है। बस डिफरेंस इतना है कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है वो जूल पर मोल में होती है और लैम्डा मैक्स है वो मीटर या सेंटीमीटर में होता है। ठीक है। तो ये मैं कंफ्यूज करने के लिए कहा है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ लैम्डा मैक्स ये कुछ नहीं है, सिर्फ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है। तो डेल्टा ओ किन किन चीजों पर डिपेंड करता है? मैंने आपको बताया था 5 फैक्टर्स डेल्टा ओ को अफेक्ट करते हैं। पहले ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल कैटायन, दूसरा था नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, तीसरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी n, फिर है टाइप ऑफ लिगेंड्स और फिफ्थ था नंबर ऑफ लिगेंड्स। ठीक है। अब देखिए ये कोबाल्ट है, ऑक्सीजन यहाँ पे स्मॉल आएगा इनमें, इसमें भी उसमें भी। कोबाल्ट है, सेम मेटल है। ठीक है। कोबाल्ट पे ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है, तीनों में +3 है। और अमोनिया जो 5 लिगेंड्स है वो भी कॉमन है, तीनों कॉम्प्लेक्सेस में सेम है। डिफरेंस कहाँ आ रहा है? 6th लिगेंड में। 6th लिगेंड कौन कौन से? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो जब हम देख रहे थे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है वो फ्लोरीन की हाईएस्ट होती है, फिर क्लोरीन की और फिर ब्रोमीन की। तो आयोडीन से जब हम क्लोरीन की तरफ जा रहे हैं तो डेल्टा ओ इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इंक्रीज हो रही है।
बट एनर्जी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है, E इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं दोनों। तो जब हम क्लोरीन से आयोडीन की तरफ आएंगे तो लैम्डा मैक्स इंक्रीज होगा इधर। तो देखो थर्ड कॉम्प्लेक्स की लैम्डा मैक्स होगा वो हाईएस्ट होगा, फिर ब्रोमीन वाला और फिर क्लोरीन वाला। तो थर्ड, सेकंड एंड फर्स्ट, या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कुछ नहीं है, ये लैम्डा मैक्स ही है एक्चुअली में। तो एनर्जी और लैम्डा में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। तो एनर्जी जहां जिस तरफ रिलीज हो सॉरी इंक्रीज हो रही है उसके अपोजिट साइड में लैम्डा मैक्स इंक्रीज होगा। ठीक है, तो IIT JAM 2018 में क्या क्वेश्चन आया, द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल टाइटेनियम S263+ कॉम्प्लेक्स इज गिवन 7680 सेंटीमीटर इनवर्स, द वेवलेंथ एट द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन लैम्डा मैक्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज। तो हमें क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी गिवन है एक कॉम्प्लेक्स की, कितनी है 7680 सेंटीमीटर इनवर्स, और वो जो कॉम्प्लेक्स है वो है टाइटेनियम H263+। तो टाइटेनियम 3+ में कौन सा सिस्टम हो गया ये 3D1। ठीक है, 3D1 हो गया। जब हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग करवाएंगे डी ऑर्बिटल्स की तब क्या होगा 1 2 3 4 5, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, एक इलेक्ट्रॉन ये, तो CFSE क्या हो जाएगी इस कॉम्प्लेक्स की, हो जाएगी -0.4 डेल्टा O। ठीक है, तो CFSE हमें गिवन है 7680 सेंटीमीटर इनवर्स इज इक्वल टू -0.4 डेल्टा O। तो मैंने बताया था क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी एक रिलीज एनर्जी है, तो ये अंडरस्टूड है कि ये नेगेटिव ही होगी, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, यहाँ से डेल्टा O कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आएगा 7680 डिवाइडेड बाय 0.4। ठीक है, ये कुछ आएगा, ये जो वैल्यू आएगी वो सेंटीमीटर इनवर्स में आएगी। ठीक है, अब देखो हमें क्वेश्चन किस में पूछा है, द वेवलेंथ एट द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज इन दिस, नैनोमीटर में पूछा हुआ है। तो सेंटीमीटर इनवर्स को जब हमारे पास क्या है वेव नंबर है ये भी, तो वेव नंबर में और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है, होता है 1/λ। तो वेव नंबर हमारे पास है लैम्डा, जब हम करेंगे तो ये 1/ वेव नंबर आ जाएगा। तो ये यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसको सेंटीमीटर इनवर्स में यहाँ पे रखेंगे, फिर इसको नैनोमीटर में कैलकुलेट करेंगे, तब ये कुछ आएगी 520। ठीक है, आप कैलकुलेट करके देखना, तो इसका आंसर होगा 520 नैनोमीटर। ठीक है, कुछ नहीं है, हमारे पास CFSE गिवन थी, CFSE से हमने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा O निकाला, डेल्टा O हमारे पास में सेंटीमीटर इनवर्स में आएगा, सेंटीमीटर इनवर्स को बस हमने वेव नंबर को कन्वर्ट कर दिया वेवलेंथ में। ठीक है, वेवलेंथ को कन्वर्ट किया फिर उसको नैनोमीटर में चेंज कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया 520। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था NIT में। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन लैम्डा मैक्स ऑफ द क्रोमियम कॉम्प्लेक्सेस इज दिस। तो IIT JAM 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो मैंने बताया था कि वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन कुछ नहीं है, ये डेल्टा O ही है, ये लैम्डा मैक्स है। तो डेल्टा O में किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल कटायन, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, टाइप ऑफ ट्रांजिशन सीरीज, नेचर ऑफ लिगेंड और नंबर ऑफ लिगेंड। तो क्रोमियम मेटल तो सब सेम है सारे कॉम्प्लेक्सेस में, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है। तो डिफरेंस कहाँ आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है टाइप ऑफ लिगेंड्स में। टाइप ऑफ लिगेंड कौन कौन से, फ्लोरीन है, H2O है, इथिलीन डायमीन है और साइनाइड आयन। ठीक है, मैंने बताया था आपको कार्बन की सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग होती है, फिर नाइट्रोजन वाले लिगेंड्स की, फिर ऑक्सीजन की और फिर हेलोजन की। यानी हेलोजन से जब कार्बन की तरफ जाते हैं तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे साइनाइड आयन कार्बन वाला लिगेंड हो गया, इथिलीन डायमीन नाइट्रोजन वाला, H2 ऑक्सीजन वाला और फ्लोरीन हेलोजन हो गया। तो जब फ्लोरीन से साइनाइड आयन की तरफ जाएंगे तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इंक्रीज होगी। बट क्वेश्चन किसमें पूछा है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। तो एनर्जी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है, E इक्वल टू H/λ। तो एनर्जी और जो वेवलेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो साइनाइड से जब फ्लोरीन की तरफ आएंगे तो वेवलेंथ लैम्डा मैक्स इंक्रीज होगा। ठीक है, अब देखो लैम्डा फ्लोरीन वाले की लैम्डा मैक्स कौन से ऑप्शन में ज्यादा है, तो फ्लोरीन वाला है हमारे पास यहाँ
ए ऑप्शन में। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा ए, क्योंकि फ्लोरीन का लैम्डा मैक्स हाईएस्ट, फिर H2O का, फिर इथिलीन डायमीन का और फिर साइनाइडाइन का। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारे पास ए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये भी IIT JEM 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो हमारे पास एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन पूछा है। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या होती है? जब वाटर लिगेंड्स किसी मेटल कैटायन से अटैच होते हैं तो वहां पे कुछ एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी रिलीज एनर्जी कहलाती है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन किस पे डिपेंड करती है? चार्ज अपॉन साइज पे। तो हमारे पास 4 मेटल कैटायन दिए हुए हैं, क्रोमियम, मैंगनीज, कोबाल्ट और निकल 2+। तो देखो चार्ज तो बिल्कुल सब में सेम है, 2+, 2+, 2+, साइज का डिफरेंस आ रहा है। तो निकल 2+ का स्मॉलेस्ट साइज होता है, फिर होता है कोबाल्ट 2+ का, फिर आता है क्रोमियम 2+ का, और फिर है मैंगनीज 2+ का। निकल 2+ सबसे छोटा हो गया, फिर कोबाल्ट 2+, फिर क्रोमियम 2+, और फिर मैंगनीज 2+। तो इधर जाने पे साइज क्या होता है? इंक्रीज हो रहा है। जब साइज इधर इंक्रीज हो रहा है, हमें पता है कि 3D सीरीज में पहले तो साइज डिक्रीज होता है, फिर एकदम से इंक्रीज होता है, इसलिए मैंगनीज और क्रोमियम में डिफरेंस आ रहा है। तो क्रोमियम इज स्मॉलर देन दिस मैंगनीज। ठीक है, तो इधर जाने पे साइज अब इंक्रीज हो रहा है, तो इधर इस साइड में आएंगे तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीज होगी, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इधर एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीजेस। तो मैंगनीज की लोवेस्ट एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, फिर क्रोमियम, फिर कोबाल्ट और निकल 2+। तो निकल की 2 ऑप्शन में, बी में और सी में, बट मैंगनीज की लोवेस्ट है, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा पास सी। ठीक है, चलिए आगे। IIT JEM 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्ट्रेंथ। क्रिस्टल फील्ड स्ट्रेंथ मींस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, डेल्टा O। डेल्टा O मैंने बताया था कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन और फिर हेलोजन। तो 4 लिगेंड दिए हुए हैं, क्लोरीन है, फिर H2O है, इथिलीन डायमीन है, और फिर साइक्लोपेंटाडाइन है, एनाइन है, बीटा 5 C5 H5। तो लोवेस्ट किसका होता है? हेलोजन का। हेलोजन देखो लोवेस्ट किसमें है? ये तो ए ऑप्शन हो गया, सिंपल है। ठीक है, क्लोरीन का, फिर H2O की स्प्लिटिंग, फिर इथिलीन डायमीन और फिर साइक्लोपेंटाडाइन की हाईएस्ट होगी। तो ये ऑर्डर ऐसे हो जाएगा, इधर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, IIT JEM 2014 में क्वेश्चन आया, उस टाइम पे क्या होता था? एग्जाम सब्जेक्टिव होता था, यानी लिखना होता था। तो उस टाइम पे क्वेश्चन आया, देखो यूजिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी, कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है और हमें बताया हुआ क्वेश्चन में कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को यूज करो। तो कोबाल्ट NH3 6 3+, कोबाल्ट 3+ क्या हो जाएगा? 3D6। ठीक है, तो इसकी जब स्प्लिटिंग करेंगे, T2G के ऑर्बिटल नीचे 3 सेट और फिर EG के ऑर्बिटल ऊपर चले गए। ये क्या है? 3D6 है, 5 6। ठीक है, अब देखो अमोनिया है जो कोबाल्ट 3+ के साथ में ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्ट करता है, तो ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करते हैं? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स करते हैं, यानी पेयरिंग करते हैं। तो ये हो जाएगा T2G6, इसकी जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, और EG0। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये था, ड्रॉ द d ऑर्बिटल स्प्लिटिंग व्हिच वी हैव ड्रॉन इंक्लूडिंग देयर ऑर्बिटल लेवल्स T2G एंड EG डेजिग्नेशन एंड शो देयर इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपेंसी। तो ये T2G6 हो जाएगा। ठीक है, बी है, कैलकुलेट द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, इग्नोर पेयरिंग एनर्जी। अब देखो क्वेश्चन में ही हमें गिवन है कि पेयरिंग एनर्जी को इग्नोर कर देना है, एंड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू। तो CF ऐसे हमें कैलकुलेट करनी है। CF का फॉर्मूला क्या होता है? -0.4 T2G के इलेक्ट्रॉन, T2G कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 प्लस 0.6 EG के इलेक्ट्रॉन यानी 0 डेल्टा O। अब पेयरिंग एनर्जी तो इंक्लूड कर नहीं सकते क्योंकि क्वेश्चन में ही कह रहा है, तो ये हो जाएगा -2.4 डेल्टा O। ठीक है, क्योंकि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, 6 इलेक्ट्रॉन है T2G में, ये मल्टीप्लाई कर -2.4 डेल्टा हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, CF से आ गया हमारे पास। अब कह रहा है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू कब आएगी? जब अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0। तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। IIT JEM 2015 में फर्स्ट क्वेश्चन यही था, द फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स हैविंग टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बता दिया हमें, 1 2 3 4 5। टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग कैसे होती है? E ऑर्बिटल से नीचे और T2 ऑर्बिटल्स हायर एनर्जी में। ठीक है, मैंने बताया था कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर इनवेरिएबली हाई स्पिन,
बिकॉज डेल्टा टी इज स्मॉलर देन पेयरिंग एनर्जी। तो ये कह रहा है कि दीज आर हाई स्पिन, व्हाई? बिकॉज डेल्टा टी इज स्मॉलर देन पेयरिंग एनर्जी। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा बी। चलिए आगे देखते हैं। गिवन दैट क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ कोबाल्ट H2O6 2+ इसकी CFSE हमें गिवन है, ये 7360 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, IIT JEM 2015 में आया क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा O इन किलोजूल पर मोल। तो कोबाल्ट 2+ में कौन सा सिस्टम हो गया? 3D7। 3D7 की स्प्लिटिंग करवाते हैं पहले। T2G ऑर्बिटल नीचे आ गए और EG ऑर्बिटल ऊपर चले गए। तो ठीक है, 1 2 3 होल्स रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। उसके बाद में देखेंगे कि लिगेंड कैसा दिया हुआ। लिगेंड है वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड क्या करते हैं? पेयरिंग नहीं करवाते, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। तो 4 5 6 एंड 7। ठीक है, तो ये हो गया T2G 5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन EG2। तो CFSE किस तरह से आएगी? -0.4। T2G के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 प्लस 0.6। EG के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। डेल्टा O, अब देखो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो पेयरिंग एनर्जी इंक्लूड नहीं होगी, इसलिए पेयरिंग एनर्जी बाहर हो गई। तो ये हो गया -2.0 प्लस 1.2 डेल्टा O। यहां से हो जाएगा -0.8 डेल्टा O। अब CFSE तो हमें गिवन है, वो है -7360 सेंटीमीटर इनवर्स। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। डेल्टा O कैसे आएगा? यहाँ से डेल्टा O विल बी इक्वल टू 7360 0.8 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी, वो आएगी सेंटीमीटर इनवर्स में। अब देखो ये जो वैल्यू है ये वेव नंबर में है हमारे पास, बट डेल्टा O की वैल्यू किसने पूछ रहा है? वो कह रहा है डेल्टा O की बताओ किलोजूल पर मोल में। तो वेव नंबर से सेंटीमीटर इनवर्स से किलोजूल पर मोल में जाने का सिंपल मेथड ये है कि जो भी वैल्यू हमें सेंटीमीटर इनवर्स में गिवन है उसको डिवाइड कर दो 83.6 से। ठीक है, 83.6 से डिवाइड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली किलोजूल पर मोल में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब कैलकुलेट करके देखना और आंसर मैच करना। फिर IIT JEM 2018 में क्या क्वेश्चन आया है? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डेल्टा O वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एनायनिक मेटल कॉम्प्लेक्सेस दिए हैं। तो देखो डेल्टा O मैंने बताया था आपको 5 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल कैटायन, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, फिर है टाइप ऑफ ट्रांजिशन सीरीज यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फिर होता है टाइप ऑफ लिगेंड्स और फिर नंबर ऑफ लिगेंड्स। तो सबसे पहले तो हम टाइप ऑफ ट्रांजिशन सीरीज देते हैं, क्योंकि इरिडियम मेटल है, रोडियम है कोबाल्ट है। तो कोबाल्ट तो 3D का हो गया। ठीक है, रोडियम हो गया हमारे पास 4D का और इरिडियम हो गया 5D का। तो मैंने बताया था जब 3D से 4D और 4D से 5D आते हैं तो डेल्टा O इंक्रीज होता है। तो सिंपल सी बात है, इरिडियम वाले की हाईएस्ट होगी, फिर रोडियम की और फिर कोबाल्ट की। ठीक है, अब देखो इरिडियम की हाईएस्ट होगी। इरिडियम कहाँ पे दिया हुआ हाईएस्ट? बी में और सी में, और कोबाल्ट की लोवेस्ट होगी तो ये सी में दिया हुआ है। अब देखो रोडियम यहाँ पे बिल्कुल दोनों सेम है, तो डिफरेंस कहाँ आ रहा है? साइनाइड आयन लिगेंड में। साइनाइड आयन इज स्ट्रॉन्गर लिगेंड देन आयोडाइड आयन। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? बी। ठीक है, क्योंकि साइनाइड की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होती है। अब आपके पास होमवर्क है, कैलकुलेट CFSE वैल्यू फॉर द कॉम्प्लेक्स। एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी एंड पेयरिंग एनर्जी इज गिवन। तो ये डेल्टा O हमें गिवन है और पेयरिंग एनर्जी हमें गिवन है। कुछ नहीं है, पहले इसकी स्प्लिटिंग करवानी है, उसके बाद में फिर CFSE वाला फॉर्मूला पुट करना है, उस फॉर्मूले में डेल्टा O और पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू पुट कर देनी है, हमारे पास CFSE की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, ए कॉम्प्लेक्स टाइटेनियम H263+ shows the absorption maximum at 20,300 सेंटीमीटर इनवर्स, कैलकुलेट डेल्टा O एंड CFSE इन किलोजूल पर मोल। अब देखो ये एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम दिया हुआ है, ये किस फॉर्म में दिया हुआ है? सेंटीमीटर इनवर्स यानी वेव नंबर के फॉर्म में। और डेल्टा O ये जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम है में ये एक्चुअली में डेल्टा O ही है, बट ये दिया हुआ है किसमें? वेव नंबर के फॉर्म में। तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किलोजूल पर मोल में, मैंने बताया था आपको। तो E इज इक्वल टू क्या होता है? HC न्यू बार होता है। जब भी सेंटीमीटर इनवर्स में कोई वैल्यू हो और उसे किलोजूल पर मोल में कन्वर्ट करना हो तो सिंपल है, उस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे 83.6 से। तो हमारे पास वैल्यू गिवन है
20,300 सेंटीमीटर इनवर्स, इसको जब हम डिवाइड करेंगे 83.6 से, तो ये इट विल ऑटोमेटिकली कम आउट इन किलोजूल पर मोल। ठीक है, यहाँ से हमारे डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी इन किलोजूल पर मोल। अब कह रहा है CFSE, तो CFSE का फॉर्मूला हम जब पुट करेंगे यहाँ पे, टाइटेनियम 3 + 3D1 हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -0.4 डेल्टा आएगा। यहाँ पे जो डेल्टा की वैल्यू है ये वाली वैल्यू आप पुट कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा किलोजूल पर मोल में। ठीक है, अब देखिए सिनोनिम में DD ट्रांजिशन, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम, लैम्डा मैक्स, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वेवलेंथ, ये सारे ही क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग यानी डेल्टा O के सिनोनिम है। क्वेश्चन में हमें कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए कह देता है कि बताओ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम में दिया हुआ है, अब हम सोचेंगे पता नहीं क्या ही दे दिया एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम। एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम कुछ नहीं है, एक्चुअली में डेल्टा O ही है, बस आपको इसकी फॉर्म देखने की, वेव नंबर में गिवन है, लैम्डा में गिवन है या फिर जूल पर मोल में गिवन है। ठीक है, तो वो DD ट्रांजिशन भी करके बात कर सकता है, लैम्डा मैक्स बोल सकता है, क्रिस्टल CFS इसको शॉर्ट में लिख के बोल सकता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वेवलेंथ बोल सकता है। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये सब डेल्टा O ही है, बस आपको फॉर्म देखना है कि एनर्जी किस फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो हमारे पास एक नया टॉपिक आता है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन एक ऐसा डिस्टॉर्शन है जो कॉम्प्लेक्स में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अब आपको सर ये तो डिस्टॉर्शन है, किस तरह से स्टेबिलिटी हो सकती है इसमें, तो ये ऐसा डिस्टॉर्शन है जो कि स्टेबिलिटी लाता है कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, सो व्हेनेवर d ऑर्बिटल्स आर अनसिमेट्रिकली फील्ड द कॉम्प्लेक्स विल बी डिस्टॉर्टेड। तो कह रहा है कि जब भी d ऑर्बिटल्स अनसिमेट्रिकली फील होंगे ना तो कॉम्प्लेक्स डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। ठीक है, हाउएवर इफ T2G आर अनसिमेट्रिकली फील्ड then the magnitude of distortion will be less and may not be observed experimentally। अगर T2G अनसिमेट्रिकली फील्ड है तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टॉर्शन होगा वो कम होगा, एंड इट मे नॉट बी ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली, और इसको एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व मुश्किल से किया जा सकता है। बट इफ इजी ऑर्बिटल्स आर अनसिमेट्रिकली फील्ड then the magnitude of distortion will be more and such type of distortion are observed experimentally। अगर इजी ऑर्बिटल्स है वो अनसिमेट्रिकली फील्ड है ना, तब मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टॉर्शन जो होगा वो लार्ज होगा, और इस तरह का डिस्टॉर्शन एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया जा सकता है। ठीक है, तो देखो एक रेगुलर ऑक्टाहेड्रल गिवन है यहाँ पे। रेगुलर ऑक्टाहेड्रल मीनिंग होता है कि सारे जो मेटल लिगेंड्स की बॉन्ड लेंथ है, ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर आइडेंटिकल एंड इक्वल, ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल। ठीक है, इसको बोलते हैं परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल और रेगुलर ऑक्टाहेड्रल एक ही बात है। तो जितने भी सिक्स मेटल लिगेंड डिस्टेंसेस है वो सारी क्या होंगी, इक्वल होंगी, इसको कहते हैं परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। अब देखो मैं एक ऐसा केस ले लूं जिसमें जो 4 मेटल लिगेंड डिस्टेंसेस हैं वो तो सेम हो जाए, बट बाकी की जो 2 मेटल लिगेंड डिस्टेंसेस है वो लार्ज हो जाए, तो ऐसे केस को हम बोलेंगे डिस्टॉर्ट हो गया कॉम्प्लेक्स, डिस्टॉर्ट हो गया, डिस्टॉर्शन हो गया, और इस डिस्टॉर्शन को हम बोलेंगे Z टाइप ऑफ डिस्टॉर्शन। तो देखो Z टाइप ऑफ डिस्टॉर्शन क्या है, when the two ligands along Z axis are away, that is the metal ligand distances are more than rest of the 4। तो कह रहा है कि जब 2 ligands along Z axis, ये वाली Z axis है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस यानी Z axis है, when 2 ligands along Z axis are away, that is the metal ligand distances are more than rest of the 4, कि ये जो 2 metal ligand distances है these are larger than rest of the 4, so this type of distortion is known as Z टाइप ऑफ डिस्टॉर्शन। ठीक है, इसको हम टेट्रागोनल इलोंगेशन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो 2 लिगेंड्स है अलोंग द Z एक्सिस, इनकी मेटल लिगेंड डिस्टेंसेस लार्ज हो गई है। ठीक है, इसको बोलेंगे Z ऑफ डिस्टॉर्शन। अब देखो ये जो मेटल लिगेंड डिस्टेंसेस है अलोंग द Z एक्सिस, अगर मैं इनको कंप्रेस कर दूं यानी शॉर्टर कर दूं देन द रेस्ट ऑफ द 4, तो इस तरह के डिस्टॉर्शन बोलेंगे हम Z इन टाइप ऑफ डिस्टॉर्शन। सो कह रहा है कि when 4 metal ligand distances along XY axis, ये हमारे पास Y axis, ये X axis और ये होगी Z axis। ठीक है, कह रहा है कि when 4 metal ligand distances along XY axis are away, that is 4 metal ligand distances are more than rest of the along Z axis, so we have a Z in type of distortion। तो देखो ये जो along the axis XY axis वाली ligands है, metal ligand distances हैं 4, 1, 2, 3, 4, these are larger than the along the Z axis, so इस तरह के distortion को बोलेंगे हम Z in type of distortion। और इस सिचुएशन को कह रहे हैं टेट्रागोनल कंप्रेशन, बिकॉज ये जो 2 लिगेंड्स की डिस्टेंसेस ये कंप्रेस हो गई है,
these are shorter than rest of the 4. ठीक है, ये हो गया Z। तो डिस्टॉर्शन जो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है वो कितने टाइप का हो गया, 2 टाइप का हो गया, Z आउट और Z इन। ठीक है, तो Z आउट कब होगा और Z इन कब होगा ये हम एक्सपेरिमेंटली बता सकते हैं, बट कुछ केसेस में हम स्टडी भी कर सकते हैं, लाइक 3D9 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या होता है, Z आउट टाइप ऑफ डिस्टॉर्शन होता है, हम आगे देखेंगे अभी। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हमें क्या हुआ, आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। तो 2 कॉम्प्लेक्स हमें दिए हुए हैं, कॉपर H2O6 2+। ठीक है, हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्सेस गिवन है, कह रहा है कि बताओ कौन से कॉम्प्लेक्स में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन प्रेजेंट है। तो पहला हम ले लेते हैं FeCN6 4-। सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे आयरन की, x - 6 = -4 -4 + 6 = +2 आ गया। तो Fe+2 कौन सा सिस्टम हो गया, Fe2+ हो गया 3D6। ठीक है, तो पहले तो हम स्प्लिटिंग करवाते हैं इनकी, तभी तो पता लगेगा कि सिमेट्रिकली फील्ड या अनसिमेट्रिकली फील्ड है। ये थोड़ा गलत बन गया, चलो फिर से बना लेते हैं इसको। तो 1 2 3 4 5 6 D6 सिस्टम है, ये T2G ऑर्बिटल्स हो गए और ये EG ऑर्बिटल्स हो गए। तो देखो हम रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले अनपेयर 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब देखेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, इट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ लिगेंड। लिगेंड कैसा है, साइनाइड कैसा लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करवाते हैं, पेयरिंग करवाते हैं, पेयरिंग करवाएगा तो वही एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स यानी 4 5 और 6। अब देखो T2G सिमेट्रिकली फील्ड है ना, और EG में EG तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो T2G सिमेट्रिकली फील्ड है और ये भी ऑलमोस्ट सिमेट्रिकली है। तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन उनमें प्रेजेंट होता है जिनमें d ऑर्बिटल्स अनसिमेट्रिकली फील्ड हो, बट यहाँ पे तो T2G भी सिमेट्रिकली फील्ड है और EG भी सिमेट्रिकली, ये तो कोई फील्ड ही नहीं है, तो इसमें क्या होगा, नो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। ठीक है, देखो हम जब डेफिनेशन पढ़ रहे थे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन की, क्या थी, पहली लाइन ही थी, whenever d orbitals are unsymmetrically filled the complex will be distorted। ठीक है, तो जब भी d orbitals अनसिमेट्रिकली फील्ड होंगे ना तो कॉम्प्लेक्स डिस्टॉर्ट होगा, बट यहाँ पे T2G तो सिमेट्रिकली फील्ड है और EG तो कोई फील्ड है ही नहीं, इसलिए इसमें ये परफेक्ट हो गया और नो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, देयर इज नो डिस्टॉर्शन। ठीक है, तो पहले केस में तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन प्रेजेंट नहीं है, तो ए भी कैंसिल आउट हो गया और सी भी हो गया। अब देखते हैं दूसरा केस, दूसरा कॉम्प्लेक्स। दूसरा कॉम्प्लेक्स हमें दिया हुआ है कॉपर का, जिसमें कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 2+ है। तो कॉपर 2+ में क्या होता है, कॉपर का एटॉमिक नंबर हो गया 29, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 3d10 4s1। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन्स आउट होंगे तो कॉपर क्या हो जाएगा, C2+ में 3d9। ठीक है, तो 6 7 8 9, तो 1 2 3, इसको भी मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। सबसे पहले तो उन रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, ये 1 2 और ये 3, ये हो गया T2G ऑर्बिटल। ठीक है, फिर होंगे, अब देखो अब किस पे डिपेंड करता है, हाई स्पिन या लो स्पिन, वो डिपेंड करेगा टाइप ऑफ लिगेंड पे। लिगेंड कैसा है, H2 क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं करवाएगा तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो 4 5 6 7 8 एंड 9। अब देखो इस केस में T2G तो सिमेट्रिकली फील्ड है बट EG इज अनसिमेट्रिकली फील्ड, और जब EG अनसिमेट्रिकली फील्ड होता है देन देयर इज डिस्टॉर्शन एंड दैट इज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड। तो इस केस में EG ड्यू टू EG ऑर्बिटल व्हिच इज अनसिमेट्रिकली फील्ड देयर इज जॉन टेलर डिस्टॉर्शन प्रेजेंट। ठीक है, तो D तो कैंसिल आउट हो गया, ओनली B। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखो T2G जब भी अनसिमेट्रिकली फील्ड होगा स्लाइट डिस्टॉर्शन होगा, दैट माइट बी ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली, बट whenever EG is unsymmetrically filled there will be strong distortion and that is experimentally observed। ठीक है, but if both T2G and EG symmetrically filled हो
then there in that case there will be no distortion. अब आप कहेंगे सिमेट्रिकली का मींस क्या होता है? सिमेट्रिकली मींस होता है हाफ फील्ड, फुल फील्ड एंड नो फील्ड। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ D3 सिस्टम का, ठीक है। तो D3 में 3 इलेक्ट्रॉन है, तीनों इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? T2G में। अब T2G तो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हो गई। जब भी हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होगी तो ये सिमेट्रिकली फील्ड है, ठीक है, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकली फील हो चुके हैं। तो इस केस में क्या होगा? नो डिस्टॉर्शन, नो जॉन टेलर, नो जेटीडी, नो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, ठीक है, क्योंकि T2G क्या है? सिमेट्रिकली फील्ड है, हाफ फील्ड है तो सिमेट्रिकली हो गया। तो जब भी हाफ फील्ड होगा, फुल फील्ड होगा या फिर नो फील्ड होगा तो नो डिस्टॉर्शन होगा उस केस में, क्योंकि वो सिमेट्रिकली फील्ड है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन है IIT JEM 2016 में द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट कॉपर H2O 6 2+, ठीक है। कॉपर H2O 6 3D9 केस हो गया, कॉपर 2+ वाला। तो पहले स्प्लिट करवाते हैं। और देखो मैंने आपको दो तरह के डिस्टॉर्शन बताया था, एक Z out टाइप डिस्टॉर्शन, एक Z in टाइप डिस्टॉर्शन। Z out टाइप डिस्टॉर्शन में क्या होता है कि अलोंग द Z एक्सिस वाली जो लिगेंड्स होते हैं वो इलोंगेट हो जाते हैं, और Z in टाइप ऑफ डिस्टॉर्शन में क्या होता है? अलोंग द Z एक्सिस वाले वो जो होते हैं वो कंप्रेस हो जाते हैं। इसलिए Z out को टेट्रागोनल इलोंगेशन कहते हैं और Z in को टेट्रागोनल कंप्रेशन कहते हैं, ठीक है। ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा क्योंकि H2 इज वीक लिगेंड। सो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9th इलेक्ट्रॉन चला गया EZ ऑर्बिटल में। तो T2G तो सिमेट्रिकली फील्ड है, बट EZ इज नॉट सिमेट्रिकली फील्ड, EZ इज अनसिमेट्रिकली। तो यहाँ पे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा, JTD विल बी प्रेजेंट इन दैट केस, ठीक है। अब हमें बताना है ऑल कॉपर ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल, नो, बिकॉज देयर विल बी डिस्टॉर्शन। तो इक्वल तो हो नहीं सकती। वन कॉपर ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टर देन द रिमेनिंग 5, नहीं, हमने तो या तो 4 और 2 के बारे में पढ़ा है ना, क्योंकि Z out और Z in होगा तो टू मेटल लिगेंड डिस्टेंसेस डिफरेंट हो जाएंगी फ्रॉम रेस्ट ऑफ द 4। सो सी ऑप्शन है 3, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो गया। 3 कॉपर ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ्स आर शॉर्टर देन रिमेनिंग 3, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन है 4 कॉपर ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ्स आर शॉर्टर देन द रिमेनिंग 2। तो कह रहा है कि 4 कॉपर ऑक्सीजन जो बॉन्ड लेंथ्स होंगी, सपोज ये H2 लिगेंड है, ठीक है। ये कह रहा है कि जो 4 कॉपर ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ्स होंगी दीज आर शॉर्टर देन द रिमेनिंग 2। तो यहाँ पे कैसा टाइप का डिस्टॉर्शन हो गया? ये Z out टाइप डिस्टॉर्शन होगा इस केस में। तो देखो जब भी D9 केस हो और वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बना रहा हो तब Z out टाइप डिस्टॉर्शन होगा, और जब D4 केस हो और वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बना रहा हो तो तब भी Z out टाइप ऑफ डिस्टॉर्शन होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। Among the following complexes which are assumed perfect octahedral geometry, तो perfect octahedral geometry कब होगा? ये तब होगा when there will be no JTD, no जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा। तो ये कैसे बता सकते हैं हम? सिमेट्रिकली फील्ड से। तो पहला कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है क्रोमियम H2O 6 3+, तो क्रोमियम 3+ में क्या हो जाएगा? ये 3D3 सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। 3D3 हो जाएगा तो एक एक दिया गया यहाँ पे। तो पहले तो T2G में फिल होंगे, T2G में जब फिल होंगे, 4th इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो T2G इज हाफ फील्ड यानी सिमेट्रिकली फील्ड, और EG नो फील्ड। यहाँ पे नो JTD, नो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। नो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन मींस परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो फर्स्ट केस किस किस में है? C में नहीं है तो ये नहीं होगा, B में है, D में है और A में है, ठीक है। तो सेकंड है हमारा BCl6 2-, वेरिडियम की 4+ ऑक्सीजन स्टेट में क्या हो जाएगा? हो जाएगा 3D3 होता है ना, स्केंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, तो हो जाएगा 3D3 होता है ना। एक बार मैं लिख लेता हूँ 3D3 4+ में हो जाएगा 3D1। तो ये हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन आएगा, एक इलेक्ट्रॉन आके ये जब स्प्लिट होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा T2G ऑर्बिटल में। तो T2G ऑर्बिटल में जब ये आएगा तो T2G इज अनसिमेट्रिकली फील्ड, तो जब अनसिमेट्रिकली फील्ड होगा तो वहां पे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा, ठीक है। तो सेकंड केस में परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री तो हुआ नहीं, तो सेकंड केस भी हम कैंसिल आउट करेंगे। सेकंड केस कहाँ पे है? D में है और A में है। अब देखो A, C और D तो एलिमिनेट हो गए, बचा क्या? B, तो B ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या है हमारा?
FeH2O6 3+। तो Fe3+ में क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है? D5 होती है, 3D5। 3D5 में जब स्प्लिटिंग होगी तो देखो 1 2 3 4 5, तो पहले तो T2G में आएंगे। अब H2 कैसा वीक लेके ना तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो T2G भी सिमेट्रिकली फील्ड है और EG भी सिमेट्रिकली फील्ड है, बिकॉज बोथ आर हाफ फील्ड। तो सिमेट्रिकली फील्ड है तो नो जॉइंट टेलर डिस्टॉर्शन। नो जॉइंट टेलर डिस्टॉर्शन मींस इट इज परफेक्ट ऑपरेटरल ज्योमेट्री। तो बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। IIT JEM 2017 MSQ में क्वेश्चन आया हुआ है। MSQ का मतलब होता है कि एक से ज्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं, और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, so John Taylor distortion is observed in octahedral complexes with d electron configuration। तो हमें पूछा है कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कौन सी डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में प्रेजेंट है। तो D5 हाई स्पिन फर्स्ट केस है। तो पहले तो स्प्लिटिंग करवा के ही पता लगेगा हमें। ठीक है, तो ये हाई स्पिन 1 2 3 4 5। हाई स्पिन की बात कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा। अब देखो T2G भी हाफ फील्ड है और EG भी हाफ फील्ड है, इट मींस बोथ आर सिमेट्रिकली फील्ड है, तो नो JTD। तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, तो एक ए नहीं हो सकता। बी है D5 लो स्पिन। तो अगर मैं इसको लो स्पिन बनाऊं, इसके एक सेकेंड, तो लो स्पिन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी लो स्पिन में। तो 1 2 3 4 5। अब देखो T2G इज अनसिमेट्रिकली फील्ड। When T2G is unsymmetrically filled, then there is John Taylor distortion। तो B तो ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हम D6 हाई स्पिन का केस। तो मैं स्प्लिटिंग करवा देता हूँ डायरेक्टली। ये T2G हो गए और ये EG हो गए। तो 1 2 3 हाई स्पिन की बात कर रहे हैं, 4 5 और ये 6 नीचे आ गया। तो EG is सिमेट्रिकली फील्ड, बट T2G is अनसिमेट्रिकली फील्ड। जब अनसिमेट्रिकली फील्ड होगा तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन प्रेजेंट होगा उसमें। ठीक है, तो हमारे पास सी ऑप्शन भी करेक्ट है। अब लास्ट ऑप्शन है हमारे पास, वो है D6 लो स्पिन। लो स्पिन के केस में देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकली फील्ड होगा या फिर अनसिमेट्रिकली फील्ड होगा। तो 1 2 3 तीन इलेक्ट्रॉन आ गए। अब कह रहे हैं लो स्पिन यानी इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होगी 1 2 3 4 6 5 6। तो T2G सिमेट्रिकली फील्ड हो गया इस केस में, क्योंकि फुल फील्ड है तो नो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। ठीक है, तो डी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी और सी। ठीक है, तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन जब भी हमें पूछ रहा हो तब हमें स्प्लिटिंग करवा के देखनी है। अगर वो सिमेट्रिकली फील्ड है तो there will be no John Taylor distortion. If it is unsymmetrically filled, in that case the complex will be distorted and there will be John Taylor distortion। ठीक है, तो आज हमने कवर किए हैं all the questions which have been asked in previous year IIT JEM exams। ठीक है, CFT के, और हमने देखा है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कुछ नहीं है, जेड आउट जेड इन टाइप के डिस्टॉर्शन होते हैं दोनों, और ये हम बता सकते हैं कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग से। तो एड एंगल इंडियाज नंबर 1 ऑनलाइन कोचिंग है फॉर IIT JEM CSIR नेट एंड NTA UGC नेट। तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज बाय कर सकते हैं। तो आज के सेशन में यही एंड कर रहा हूँ। थैंक यू।